पवन। पवन पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर बहता है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब की ओर समदाब रेखा पर समकोण बनाते हुए चलती, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई कारणों के प्रभावाधीन अपनी दिशा में परिवर्तन करते हुए चलती है। वो ये कारण है: दाब प्रवणता बल, कोरियोलिस बल, अपकेंद्रीय त्वरण, भूघर्षण। कोरियोलिस प्रभाव: पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपने मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है। इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 ईस्वी में किया। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दक्षिणी तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं और मुड़ जाती है। इस विक्षेप को फरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फरेल का नियम कहते हैं। इसे वाइट ब्लैट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित इसके ठीक विपरीत होगा। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोणों के सीधा समानुपाती पड़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक एवं विषुवत पर अनुपस्थित होता है, यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा अधिकतम विक्षेप एवं विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता का समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखीय के समकोण पर होता है। जितना दाब प्रवणता अधिक होगी, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों का दिशा उतना ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाती है। इसी कारण यह विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनाते। पवन निम्न प्रकार के होते हैं: प्रचलित पवन, मौसमी पवन और अस्थायी पवन। प्रचलित पवन पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलता है। इसका उदाहरण है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन तथा ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में उष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थानीय हवा को उसकी पश्चिमी दिशा की ओर पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का स्पष्ट विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता चालीसा, प्रचंड 50 तथा चिकता 60 कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के द्वारा दिया हुआ है। व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कोरियोलिस बल और फेरेल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। स्थानीय शीतल हवाएं नाम दिया गया है और स्थान दिया गया है। बिली बाब अलास्का में, बोरा एड्रियाटिक तट।
मिस्टल स्पेन और फ्रांस, बुरान रूस में, बाइज दक्षिणी फ्रांस, पेम्पिरो अर्जेंटीना, फ्रियांजेम ब्राज़ील, नादर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, नोटी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका, पैम्पागायो मैक्सिको, मस्टेल उत्तरी इटली, नेवाडोस इक्वाडोर, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, सिस्टोन पूर्वी ईरान, हबूब सूडान, पुरगा टुंड्रा प्रदेश, केप डॉक्टर दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र। इसे टेबल ब्लॉक कहते हैं। ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर प्रवाहित होने वाली ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर। दूसरा, मौसमी पवन, मौसमी या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उसे मौसमी पवन कहते हैं, जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्र समीर। स्थल और समुद्र समीर, ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल और समुद्र में विभिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, जबकि समुद्र के अपेक्षित ठंडा रहता है और उन पर उच्च वायुदाब बन जाता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रभावित होती है। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होती है, होने पर स्थल समीर प्रभावित होता है। स्थानीय पवन प्रमुख गर्म स्थानीय पवन, चिनूक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म या शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूरब के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ से मुक्त कराता है। चिनूक, फॉर्न, यह अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाता है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाता है। हरमटन, यह सहारा रेगिस्तान से उत्तरी पूर्वी दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहते हैं। हरमटन। सिरोकी, यह सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर बहने वाले धूल से लदी गर्म हवा है। यह भूमध्य सागर पार करता है तो आर्द्र हो जाता है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी है, जैसे खमसीन मिस्र में, गिबिली लीबिया में, चिली टूशनिया में, लेस्ट मैड्रिया में, सिरोको इटली में, लेबेक स्पेन में। शिमूम, यह अरब रेगिस्तान में बहने वाले गर्म एवं शुष्क हवा है। शिमूम। ब्लैक रोलर, यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्रिक फील्डर, यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर, यह न्यूजीलैंड के उच्च पर्वतों से चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। शामल, यह इराक एवं फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सांता आना, यह दक्षिणी कैलिफोर्निया से सांता आना घाटी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। कायमबैग, यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। यह तंबाकू की खेती के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाता है।
जेट प्रवाह क्षोभमंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली सक्रिय नलिकाकार और विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों और वर्षा उत्पन्न करने में सहायक होता है। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु राशियाँ। वायुमंडल का यह विशाल एवं विस्तृत भाग, जिसमें तापमान और आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियाँ सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होता है। एक वायु राशि में कई परत होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैले होती है। प्रत्येक परत में वायु का तापमान तथा आर्द्रता स्थिति लगभग एक समान होता है। यह जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वताग्र। जब दो विभिन्न प्रकार के वायु राशियाँ मिलती हैं तो उसके मध्य सीमा को वताग्र कहते हैं। वताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत वताग्र, उष्ण वताग्र, अचर वताग्र, अधिवृष्ट वताग्र। शीत वताग्र। जब शीतल और भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है तो उसके संपर्क क्षेत्र को शीत वताग्र कहते हैं। उष्ण वताग्र। यदि गर्म वायु राशियाँ आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियाँ के ऊपर चढ़ाती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वताग्र कहते हैं। अचर वताग्र। जब वताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती। अधिवृष्ट वताग्र। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वताग्र को अधिवृष्ट वताग्र कहते हैं। नोट: वताग्र मध्य अक्षांशों में ही निहित होते हैं और तीव्र वायु दाब और तापमान प्रवणता इसके विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात। वे चक्रवाती वायु प्रणालियाँ जो उष्णकटिबंध से दूर मध्य एवं उच्च अक्षांशों में विकसित होती है उसे बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात कहते हैं। मध्य एवं उच्च अक्षांशों के जिस क्षेत्रों से यह गुजरती है वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी में बदलाव होती है। बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात ध्रुवीय वताग्र के साथ साथ बनता है। आरंभ में वताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वताग्र के दक्षिण में कोष्ण और उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुई की विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है। इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वताग्र तथा एक शीत वताग्र होता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देता है और वर्षा आती है। शीत वताग्र के साथ कपासी मेघ बनता है। शीत वताग्र उष्ण वताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलती है और अंततः उष्ण वताग्रों को पूरी तरह ढक लेती है। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसके भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिवृष्ट वताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंध क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरह गतिशील होती है।
यह चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण कणों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा एवं तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिम प्रशांत तथा दक्षिण चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली बिलीज के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंध चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न एवं विकसित होते हैं। इसकी उत्पत्ति और विनाश के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। पहला, बृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री से अधिक हो। दूसरा, कोरियोलिस बल का होना। तीसरा ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना। चौथा, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र। पांचवा, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। चक्रवात को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासीय स्तरीय मेघों में प्राप्त होती है, जो इस तूफान के केंद्रों को घेरे रहते हैं। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता का आपूर्ति रुक जाता है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाता है। ये चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनका दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। नोट: वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंध चक्रवात तट को पार करके जमीन में पहुँचता है, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। बहिरुष्णकटिबंध चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर। बहिरुष्णकटिबंध चक्रवात, इसमें स्पष्ट वाताग्र प्रणालियाँ होती है। इसकी उत्पत्ति जल एवं स्थल दोनों पर होती है। इसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होता है तथा यह पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूरब की दिशा में चलती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसमें वाताग्र प्रणाली नहीं होती। इसकी उत्पत्ति केवल समुद्रों में ही होती है तथा स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाती है। इसका प्रभाव क्षेत्र बहिरुष्णकटिबंध चक्रवात से कम होता है। यह पूरब से पश्चिम दिशा में चलती है, यानी व्यापारिक पवनों की अनुगमन करते हैं। आर्द्रता, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है: निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट आर्द्रता, वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति केजी की इकाई में मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है: सापेक्ष आर्द्रता, किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटा उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता गुना 100। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। संघनन, जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह 2 कारकों पर निर्भर करता है: ताप में कमी पर तथा वायु के सापेक्ष आर्द्रता पर। औष्णांक, वायु के जिस
तापमान पर जल अपना गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था से परिवर्तित होता है, उसे उष्णांक कहते हैं। उष्णांक पर वायु संतृप्त होता है और उसका सापेक्ष आर्द्रता 100% होता है। ओस पड़ने के लिए उष्णांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। पाला या तुषार, जब उष्णांक हिमांक के नीचे होते हैं तो उसे ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। कोहरा, वायुमंडल के निचली परत में एकत्रित धूलकण, धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। उष्णांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरा का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। धुंध, हल्के फुल्के कोहरा को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होती है किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उष्णांक के नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं। पक्षाप बादल, इसका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान होते हैं। यह हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। कपासी बादल, यह रुई के समान होते हैं। यह प्रायः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। यह छितरे तथा इधर उधर बिखरे दिखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं और शीर्ष गुंबदनुमा होता है। स्तरी बादल, ये परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें सतत वर्षण के गुण होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। वर्षा बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। यह मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूरज के किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये 4 मूल रूप से बादल बनते हैं। निम्नलिखित रूप के बादल का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल, पक्षाप स्तरी, पक्षाप कसापी। मध्य ऊंचाई के बादल, स्तरी मध्य या कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल, स्तरी कपासी स्तरी बादल, वर्षा बादल एवं कपासी वर्षा बादल। नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति का मापने का यंत्र है। नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। वर्षा, जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। संघनी वर्षा, जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाले वायु को गर्म हो जाता है। वायु गर्म होकर फैलता है और हल्का हो जाता है। यह हल्की वायु ऊपर को उठने लगता है और संवहनी धाराएं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडा हो जाती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतकृत वर्षा, जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा, चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती अथवा वाताग्री वर्षा कहते हैं। वर्षण,
जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के युक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री से कम होता है तो वर्षण हिमतुल्य के रूप में होता है, जिसे हिमताप कहते हैं। नमी षटकोणीय रंगों के रूप में निम्नमुक्त होता है। वर्षा एवं हिमपात की अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिमवृष्टि या करकपाती है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। यह वर्षा के जल से बनता है, जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरता है। बादल फटना का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। चक्रवात इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति के ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण करने से होता है। चक्रवात केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर ओर चली जाती है। इसे चक्रवात कहते हैं। निम्न दाब के चारों तरफ पवनों की परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठेगी। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन और टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। प्रतिचक्रवात जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है। इसे प्रतिचक्रवात कहा जाता है। यानी उच्च वायु दाब क्षेत्रों के चारों तरफ पवनों की परिक्रमण प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतरण होगा और धरातल पर अपसरित होगी। इसमें वाताग्र का अभाव होता है। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगी। नोट: चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है। इसलिए प्रतिचक्रवात में मौसम साफ रहता है। तड़ित झंझा और टोर्नेडो यह भयंकर विध्वंसक अल्पकालीन स्थानीय तूफान है। यह अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक ही सीमित होता है। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होता है। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षीय मेघ है जो गरज और बिजली उत्पन्न करते हैं। जब ये बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, जहां तापमान शून्य से कम रहता है, तो इसमें ओला बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियाँ लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल अर्धप्रवाह है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसके केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होती है। यह परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांश में उत्पन्न होता है। समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है।
नोट: ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टोर्नेडो कहा जाता है। हरिकेन: अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिम द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइफून: प्रशांत महासागर में उठने वाले एवं चीन सागर में चलने वाले वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर पर घंटा है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में।